उसके होने से बी को फर्क नहीं पड़ता, और बी अगर हो रहा है तो उसके होने से ए को फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देता हूं आपको, लिखो एक इवेंट ई लिखो पहले, लेट ई इज इक्वल्स टू एग्जांपल देते हैं। ई में लिख लो ई इज इक्वल्स टू द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड, फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। एक इवेंट एफ लिख लो, इवेंट एफ में लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल। और एक्सपेरिमेंट क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। मतलब क्वेश्चन ये है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, और मान लो उसमें 2 इवेंट हैं। एक इवेंट है जिसमें फर्स्ट रो पे हमेशा हेड आता है, और एक इवेंट है जिसमें लास्ट रो पे हमेशा टेल आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आप पहले मुझे ई के फेवरेबल आउटकम्स बताओ। 3 बार फेंकना है और फर्स्ट रो पे हेड चाहिए। जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट रो पे हेड आया, बाकी की दोनों थ्रो पे भी हेड आया, ये एक आउटकम हो गया। ऐसे और क्या हो सकता है? एच टी एच हो सकता है, करेक्ट, और एच टी टी हो सकता है, एच एस टी हो सकता है, और देखो बस हो गए 4। अब लास्ट रो पे टेल ले लेना जरा, पहले 2 कुछ भी ले सकते हो। एच एच टी, हाँ ठीक है, ये ले सकते हैं। एच टी टी, हाँ ये ले सकते हैं। टी एस टी ले THT सकते हैं, करेक्ट। एच टी टी, हाँ भाई ये भी ले सकते हैं, करेक्ट है बिल्कुल। 8 हो गए। मैंने कोई 2 बार लिख दिया क्या? अच्छा एच टी टी, तो ये आंसर एच एस टी करो। TTT। हाँ टी 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 रह गया, ये भी तो रह गया। चलो अब आप मेरे को एक काम करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, कोई कॉमन एलिमेंट देखो जरा। एच टी टी ये ना, ये कॉमन हो गया, और देखो एच एस टी कॉमन हो गया, और देखो बस 2 कॉमन हो गए। अब आप मेरे को ना प्रोबेबिलिटी पहले ई की बताना, खाली ई की, एफ से कोई लेने देना नहीं है हमारा। और इसमें आ रहे हैं आपके 4 फेवरेबल आउटकम्स, और 3 कॉइन टॉस करने पे टोटल कितने होते हैं? 3 कॉइन टॉस करते हैं टोटल कितने बनते हैं मालूम है? 3 कॉइन टॉस करके सैंपल स्पेस क्या होता है नहीं मालूम? 8 ही तो होते हैं, 2 की पावर 3 होता है ना। तो 4 इसके फेवरेबल है, और उसमें आपके टोटल 8 है, तो ई के होने के चांस 1/2 है। ऐसे ही जरा एफ के होने के चांस बता दो, सिर्फ एफ के होने के चांस, एफ इवेंट के अगर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सेम है इसकी भी। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आप एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ बताओ। ये तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई ना, फॉर्मूला मालूम ही हमें इसका। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में देखना कितने आएंगे? 2, तो मैं 2 लिख लेता हूं सीधा। और एफ में कितने? 4। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। पहले हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकाली तो हाफ आई थी, हमने ई की प्रोबेबिलिटी फिर से निकाली, लेकिन उसमें एफ को कंडीशन बना के डाल दिया। एफ के कंडीशन बनने के बावजूद भी ई की प्रोबेबिलिटी वही आ रही है जो बिना कंडीशन के थी। यही हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एफ के होने से ई को कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ई कह रहा है मैं पहले भी अकेला जब था तो 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी थी। एफ के आने के बाद भी, एफ को कंडीशन में डालने के बाद भी ई अभी भी यही कह रहा है मेरी प्रोबेबिलिटी अभी भी 1/2 है। तो इसका मतलब एफ के होने से ई को फर्क नहीं पड़ा। चलो अब एक काम करो, एफ अपॉन ई बता दो जरा। वही रहेगा ना, ई इंटरसेक्शन है, फॉर्मूला आएगा नीचे प्रोबेबिलिटी ई। इंटरसेक्शन में तो वही 2 आ रहे हैं कॉमन, और ई में भी आपके 2 आ रहे हैं। अब देखो ई को मैं कंडीशन में जब डालता हूं तो एफ की प्रोबेबिलिटी हाफ आती है,
और हम f को जब अकेले निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ आती है। तो f क्या कहता है, e के आने से या e के ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रोबेबिलिटी अभी भी हाफ से हाफ ही रही। तो बताओ e के अकर होने से f को असर नहीं पड़ रहा है, f के अकर होने से e को असर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये e और f एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। e एंड f आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। अब हम इसका एक फॉर्मूला ही बनाएंगे। आप जरा देखो, ये जो पी ई बाई एफ है, जो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये प्रोबेबिलिटी ई के इक्वल हो गई, ये वाली मैं इसको बोलूंगा ये ई के इक्वल हो गई, और ये किसके इक्वल हो गई, ये एफ के इक्वल हो गई। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू ई इंटू एफ बनेगा। ये वाली प्रोबेबिलिटी एफ के इक्वल है, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू ई इंटू एफ बनेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बना, अगर ई और एफ कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखे हुए आते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ई इनटू प्रोबेबिलिटी एफ के। इसको हम हाईलाइट करेंगे। आप एग्जाम्पल नोट करना चाहते हो करो, कोई बात नहीं करना चाहते हो मत करो, लेकिन आपको ये लिखना है कि जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसमें इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इंडिपेंडेंट, ये देखो, ये फॉर्मूला आप तब यूज करना जब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आएगा, वरना हमें किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम तभी यूज करेंगे जब इस तरह से लिखा हुआ आएगा जी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन आपको, जैसे आप अगर नोट कर ले तो मुझे बता दो। नोटेड सर। ओके, द्वारिका के अलावा सबका नोट हो गया। ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स दो के लिए भी होता है, सिर्फ दो इवेंट्स के लिए। अगर तीन इवेंट्स आ जाएंगे ना, ई एफ और एक और जी आ जाएगा, तो उसमें भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। मैं बता देता हूँ लिख के, देखो ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, स्टार मार्क करके लिख देते हैं। सपोज तीन इवेंट आ जाते हैं ई एफ जी, और हमें कहा जाता है तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी के होने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कंडीशन में किसी मर्जी को डाल दो, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। इन तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। बस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और आई रिपीट, इस फॉर्मूले को तब यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं। डन, यस सर। नोट कर लिया। चलिए, अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं जो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे आप। ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे बोर्ड में, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन। लिख के देखो, गिवन दैट टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, मतलब क्वेश्चन कह रहा है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी हैं। अब इनके बारे में और क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए दी हुई है 0.3 और प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है 0.6। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है और आपको कुछ पार्ट्स फाइंड करने हैं। नंबर 1, पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरे पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तीसरे पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
और फोर्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। अब ये 0.5 के 4 पार्ट हो गए, क्वेश्चन बन गया 2 मार्क्स। ठीक है, देखो कितना आसान है, मैं एक करूंगा, बाकी आप अपना आप करना। क्वेश्चन ने बोला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्वेश्चन ने बोल दिया, तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 इंटू 0.6 0.18। ये लो, पहला पार्ट तो सॉल्व भी हो गया, इसलिए 0.5 मार्क्स का होगा। अब बताओ मेरे को यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा। Probability A plus probability B minus probability A intersection B. करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इंडिपेंडेंट है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो ये तीन चाहिए इसको निकालने के लिए। अब आपके पास तीनों आंसर मौजूद है, ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की पता है, इंटरसेक्शन बी की अभी निकालिए, पुट करके इसका आंसर निकाल। 0.72. 0.72, ओके 0.72। अब आ गया थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट सबका हो गया, ये आ रहा है 0.72, तो ये 0.3 हो गई, ये 0.6 हो गई, तो ये 0.9 हो गया। अब 0.9 में से 0.18 माइनस कर दो, 0.72 बचेंगे। नहीं नहीं, 0.9 में से 0.18 माइनस करने हैं, यहाँ जीरो लगा लें, यहाँ से कैरी ऑन यहाँ आ गया, तो 8 में से 1 गया, 7 में तो बचा। अच्छा, अब आप दूसरी बात सुनो, ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से मिल चुकी है, इंडिपेंडेंट है, और यहाँ ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है या इस पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है या दोनों पे आ रहा है या किसी पे नहीं आ रहा। आप क्या लिख सकते हो, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई। अगर दोनों पे कॉम्प्लीमेंट हुआ तो दोनों पे लगा देना, लेकिन करना मल्टीप्लाई होगा। अब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है, 0.3। बी कॉम्प्लीमेंट की बताना मुझे, ठीक है, बी की 0.6 है, कॉम्प्लीमेंट की बताओ जल्दी। 0.3. बी कॉम्प्लीमेंट की नहीं सॉरी 0.4. Yes sorry. 0.4। भाई अगर ये 0.6 है ना, तो इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 में से माइनस कर लो, 0.4 बस, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 0.12। अब चौथे पार्ट का फॉर्मूला आपको आता है भाई, अपना आप लगाओ, अभी करके आए हो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। 0.3. इसमें अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। फॉर्मूला छोड़ो, चलो ये बताओ, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो बी के होने से ए को कोई असर पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला। ए की प्रोबेबिलिटी देख लो ना कितनी है, तो वही रहेगी अभी भी, नीचे जो मर्जी आ जाए चाहे, ये लो। और अगर फॉर्मूला लगा के निकालोगे ना तो भी यही आंसर आने। वैसे फॉर्मूला होता क्या है, ऊपर आती है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और नीचे आती है बी की। क्यों दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, लॉजिक से करेंगे ना, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बी के होने से ए को कोई असर नहीं पड़ा, ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 थी तो अभी भी 0.3 रहेगी, सीधा 0.3। क्लियर हुआ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक और करते हैं, ये वाला आप ट्राई करो। A card is drawn from a pack of 52 cards। एक एक्सपेरिमेंट है कि आपको 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ कर। A card is drawn from a pack of 52 cards। उसके बाद मैं आपको दो इवेंट दे रहा हूं, लिख लो आप। एक इवेंट इन्होंने ए दिया हुआ है, आपको सोचना नहीं है, इवेंट ए में कह रहे हैं ये द कार्ड इज ब्लैक, जो कार्ड आपने निकाला है वो ब्लैक कलर का है। एक इवेंट ए ये है, और एक इवेंट बी लिख लो, द कार्ड इज ब्लैक के बाद द कार्ड इज किंग, द कार्ड इज किंग। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट।
चेक करके बताओ ए और बी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इवेंट ए में है कार्ड का ब्लैक निकलना और बी में है कार्ड का किंग होना। आप इंडिपेंडेंट के लिए मालूम क्या करोगे, आप इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर आप ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर आप बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अगर उन दोनों प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के इक्वल आया तो इंडिपेंडेंट बोलोगे, वरना नहीं है इंडिपेंडेंट। तो चलो एक काम करो, मुझे ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। सर लॉजिक से नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस? नहीं, आपको देखो शो तो करना है ना कुछ टीचर को, आप कुछ तो यस शो करोगे ना लॉजिक से, तो वो लॉजिक से कर सकते हैं। एमसीक्यू तो मैं बिल्कुल लॉजिक से करवाता, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो तो आपको सिर्फ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। आप मुझे ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बता दो, 1/2। बिना सॉल्व किए बताओ, मतलब सिंप्लीफाई होने से पहले। 26/52। राइट, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं ना, टोटल 52 पत्ते होते हैं गड्डी में, तो ये हो गई 1/। अब आप मेरे को प्रोबेबिलिटी बी बता दो, किंग निकलेगा इसके क्या चांस, कितने किंग होते हैं? 4/52। 4 किंग होते हैं ना, ठीक है, 4/52। अब आप मेरे को बता दो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे इवेंट बताना, ऐसे आउटकम, ऐसे कार्ड ब्लैक भी होते हो और किंग भी होते हो, है कोई ऐसे? दो होते हैं, 2/52। राइट, 2/52, 1/26। अब प्रोबेबिलिटी ए को प्रोबेबिलिटी बी से मल्टीप्लाई करके दिखाओगे आप। प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, 1/2 इंटू 1/3 इज 1/6। ये 1/6 है, क्या ये 1/6 इंटरसेक्शन के इक्वल आ रहा है? नो भाई सर। प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी का जो प्रोडक्ट है 1/6 आ रहा है, और वो इसके इक्वल थोड़ी आ रहा है, कोई इसके इक्वल आना जरूरी था। तो आप लिखोगे इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं आया। इसका मतलब है ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर आपसे पूछेगा है नहीं है, तो 3 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है आपको अपने आप। ए की करनी है, फिर बी की करनी है, फिर उसके इंटरसेक्शन की करनी है, फिर ए और बी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि देखो ये इतना आ रहा है और इंटरसेक्शन हमारा अलग आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए हमने बोला ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। डन हो गया। महेश ने कुछ मैसेज दिया है। 1/13 किसकी बोल रहे हो महेश? 1/13 नहीं, इंटरसेक्शन बी की तो यही आएगी ना महेश, 2/52। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, ठीक है महेश, करेक्ट। हाँ फिर तो इंडिपेंडेंट हो गया ये 1/13 हो गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया 1/3, आपने भी दिया होगा। फिर तो ये 1/2 इंटू 1/13 हो गया, तो ये 1/26 हो गया, भाई ये तो हो गया इंडिपेंडेंट। भाई 1/26 आया और इंटरसेक्शन भी तो यही आ रहा था, तो ये इक्वल हो गया इंटरसेक्शन के, और इसलिए मैं यहाँ से नॉट वर्ड को हटाना पड़ेगा मुझे। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, करेक्ट। ये ध्यान नहीं दिया महेश ने, ध्यान दिया इस बात पे। सर बट आगे अगर चलो। हम मतलब अगर हम ये एक क्या था किंग ड्रॉ करेंगे तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा ना तब भी? हाँ हाँ पड़ेगा, तभी तो ये देखो, जरूरी नहीं है कि आप जब इसको कंडीशन में डालोगे, मैं इसको डालता हूँ देखो कंडीशन में, मैं बी को कंडीशन बना देता हूँ कि आपने पहले क्या करना है, पहले आपने किंग वाला कार्ड निकालना है। किंग वाला कार्ड अगर निकल चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक निकलेगा। सोचो जो आपने किंग निकाल लिया है, उस किंग में हो सकता है वो ब्लैक किंग चला गया हो, तो इसलिए ए की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ बी में रेड कार्ड है, सपोज मेरा जो बी इवेंट है, मैंने कहा ये रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में अब बी रेड कार्ड अगर निकल भी गया तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए कह रहा है मेरे को ब्लैक कार्ड चाहिए, तो हमने अगर एक रेड कार्ड निकाल भी लिया होगा तो ए को फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं बी में
किंग निकल रहा है, और अगर ये निकल चुका है, ये इवेंट हो चुका है, तो इसके होने पे असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो ब्लैक किंग निकला होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क डालेगा, क्योंकि इसमें सारे ब्लैक कार्ड निकल। यस सर, फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे हुए? अब ये इंडिपेंडेंट हो गए ना, क्योंकि इसमें क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर से सुनो। ये इसका फॉर्मूला होगा, इंटरसेक्शन में आप लोगे ए और बी के कॉमन कार्ड की प्रोबेबिलिटी, जो आपके कितने आ रहे हैं, 2 कार्ड कॉमन आ रहे हैं, 2/52। बी में आप ले रहे हो खाली ब्लैक कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी किंग के होने की प्रोबेबिलिटी, ये आपका 1/2 आ रहा है। 1/2 का मतलब है अगर हम ये इवेंट कर चुके हैं, इवेंट बी का मतलब क्या हुआ, हम एक ब्लैक कार्ड, सॉरी ब्लैक कार्ड नहीं, हम एक किंग को विड्रॉ कर चुके हैं। अगर ये विड्रॉ हो चुका है तो सोचो हमारे 4 किंग हो गए। अब भाई ये जो बी है इसमें 4 किंग हो गए ना, किंग 1, किंग 2, किंग 3 और किंग 4। अगर ये विड्रॉ हो चुका है तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, क्योंकि इसमें बोला इसके होने के बाद आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप इसमें से अपने ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे, आपको तो किंग निकालने हैं ना एक के अंदर, सॉरी ब्लैक कार्ड निकालने हैं, तो इसके अंदर 4 किंग अगर हो चुके हैं तो आपके इसमें 2 आपके ब्लैक होंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/4। और अगर आप ए को अलग से देख रहे हो, 26/52 आ रही है जो, ये भी 1/2 आ रही है, इसका मतलब एक ब्लैक किंग के निकलने से, मैं उल्टा बोल रहा था पहले, एक किंग के निकलने से ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी प्रोबेबिलिटी अगर पहले भी 1/2 थी, तो किंग अगर निकल भी गए हैं चारों, तो उसके बाद भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कई बार अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे मैं भी अभी गलत बोल रहा था कि मैंने कहा अगर किंग निकल चुका होगा तो अगर वो ब्लैक निकला होगा तो शायद इस पे फर्क पड़ा होगा, लेकिन अगर ब्लैक नहीं निकला होगा तो फर्क नहीं पड़ा। अब वो निकल भी गया कोई बात नहीं, इसमें 4 किंग आ गए आपके पास, आप इसमें से अपने ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो आप ना इसको मतलब अंदाजे से नहीं बता सकते, कई बार अंदाजा गलत हो सकता है, जैसे कि इसमें गलत हो रहा है। ओके सर, मतलब इंटरसेक्शन में भी उसकी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए वैसे? यस यस। ओके सर, ओके। एक और देता हूँ, एक और ट्राई करो। इवेंट है मतलब पहले एक्सपेरिमेंट लिख लो आप। ये एनसीईआरटी में ना 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम एटलीस्ट 3 तो कर ही लेने वाले। आप लिख लो इसमें, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अब ए में लिख लो, कैपिटल ए, फर्स्ट 2 थ्रोज रिजल्ट इन हेड्स। पहली जो 2 थ्रो हैं वो हेड है, तीसरी थ्रो कोई भी ले लेना। फर्स्ट 2 थ्रोज रिजल्ट्स इन हेड। और बी में लिख लो, एटलीस्ट 2 हेड्स आर देयर। बी में है एटलीस्ट 2 हेड्स आर देयर, कम से कम 2 हेड तो हुए ही है। अब आप मेरे को चेक करके बता दो ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। पहले ए के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लेना। दो ए में और बी में 4 है, तो अब ए इंटरसेक्शन भी ढूंढ लो उसमें से। नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट। वैसे ए में आउटकम्स क्या क्या है, फर्स्ट 2 हेड्स बोला है उसमें, फर्स्ट HHT और HHH। HST एक हो गया और HHH हो गया, ठीक है। और बी में था एटलीस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड वाले सारे लेने पड़ेंगे, HHT, HTH
THH और एटलीस्ट 2 है तो 3 हेड भी ले सकते हो। HH ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? 2 HH and HT अच्छा दोनों कॉमन हो गए ये तो, HHT एंड HHH। एक ही प्रोबेबिलिटी बता देना, सिर्फ एक ही, बी से कोई मतलब नहीं है। 2/8, क्योंकि जब आप 3 बार टॉस करते हो तो 8 आउटकम आते हैं, तो ये 1/4 हो गया। और प्रोबेबिलिटी बी यस 4/8 4/8, तो ये 1/2 हो गया। अब आप मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। 2/8 2/8। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी का प्रोडक्ट आएगा 1/8, और ये जो प्रोडक्ट है ये इक्वल नहीं आ रहा है 1/4 के, इसके इक्वल नहीं आया, तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। हो गया, रब कर दो। अच्छा अब एक चीज और कंफ्यूजन जो करती है, एक सुनो बस, आप सुन लो बस, आप लिखने की जरूरत नहीं है कहीं भी। जैसे मैंने कहा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में लेट करते हैं 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। मैंने आपको ये बोला इसमें से 3 बॉल ड्रॉ करो, आपने कहा ठीक है करेंगे ड्रॉ। अब प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड एंड 3 नहीं 2 कर लेते हैं, 2 balls are drawn, find the probability of drawing 1 red and 1 black balls। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि ये 2 बॉल इस बॉक्स से निकालनी तो है, लेकिन ये निकालनी कैसे है। हो सकता है ये दोनों बॉल इस बॉक्स में हाथ डालकर एक साथ निकालनी है, हो सकता है ये दोनों बॉल एक एक करके निकाली गई है, एक एक करके निकाली गई है, उसमें भी 2 बातें हैं। पहली बॉल निकाल ली, उसको वापस नहीं रखा, उसके बाद पीछे उसके एक और बॉल निकाली। तो अब मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक करता हूं। मैं यहां लिखता हूं बस 2 balls आर ड्रॉन, बस मैंने कुछ नहीं बोला आपको, 1 by 1 कुछ नहीं बोला, 2 balls आर ड्रॉन। तो आप इस केस में क्या करेंगे, आप ये मान के चलेंगे कि हमें इसमें से 2 बॉल एक साथ निकालनी है। अब एक आपको कैसी चाहिए, रेड, और एक आपको चाहिए ब्लैक। तो इस केस में यहाँ पे आप यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, 11th क्लास वाला कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये रेड कितनी है अपने पास, 3 रेड है, हमको तो एक रेड चाहिए, तो मैं 3 रेड में से एक रेड का सिलेक्शन करूंगा कॉम्बिनेशन लगा के 3C1। लेकिन मेरा वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को तो अभी एक ब्लैक भी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। अब मैं इसमें से एक ब्लैक चूज करूंगा, तो 5 ब्लैक है मेरे पास, 5C1। ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा टोटल पॉसिबल आउटकम से, तो कुल मिलाकर कितनी बॉल है बॉक्स के अंदर, 8 है, और मैंने 2 निकाली है, तो मेरा टोटल सैंपल स्पेस होगा 8C2। ये मेरे इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अभी और सुनो, इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 balls आर ड्रॉन के आगे 1 by 1, यानी एक एक करके, वो भी कैसे, विद रिप्लेसमेंट। अब समझे इसका मतलब क्या है विद रिप्लेसमेंट का मतलब, एक बॉल निकालोगे, उसको वापस बैग में डालोगे, उसके बाद एक बॉल फिर निकालोगे। तो अब मेरे को बोलो, जो आप पहली बॉल निकालोगे वो कौन से कलर की चाहते हो, आप रेड चाहते हो तो मैं रेड लिखूंगा, लेकिन मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है, मेरे को इसमें एक और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी है। दूसरी कौन सी निकालोगे आप, ब्लैक। ब्लैक चलो रेड निकालो, एक रेड निकालना, बस 3 रेड है, और टोटल आपके पास 8 बॉल है, तो इसमें से एक रेड आने के चांस क्या बने, 3/8 3/8, सिंपल 3/8। वैसे 3C1 अपॉन 8C1 भी बोल सकते हो। अच्छा इस बॉल को क्या कराया आपने, बाहर रख लिया है, वापस डाल दिया बैग के अंदर, वापस डाल दिया है। अब एक काम करो, ब्लैक निकालो, 5/8। अब बताओ मेरे को, क्या ये चीज पॉसिबल है कि पहली रेड आएगी दूसरी ब्लैक आएगी, बस यही हो सकता है, नहीं, एक नो के साथ ब्लैक दिमाग में और आ रहा होगा,
अब वो जो केस आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप इसमें प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्क डन हो चुका है। अब यहाँ पे बोलो क्या लिखोगे, पहली ब्लैक और दूसरी रेड, ये भी तो हो सकता है भाई। तो पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8, बॉक्स में वापस रख के रेड निकालो 3/8, तो आपका आंसर हो जाएगा 15/64 इंटू 2 कर दोगे तो 15/32 हो जाएगा। अब इसका तीसरी कंडीशन सुनो, 2 balls आर ड्रॉन, वही चल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, वही चल रहा है, लेकिन अब उसने यहाँ पे लिख के दे दिया 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जो बॉल आप निकाल लेना पहली बार उसको बॉक्स में वापस ना रखें। नहीं, आपको तो यही निकालनी है ना, 2 रेड क्यों निकालोगे आप? अगर क्वेश्चन कहेगा तो हम निकालेंगे ना, क्यों आएंगी, हम तो निकाल ही हो रहे हैं, हम पहली बॉल रेड निकाल रहे हैं, दूसरी ब्लैक निकाल रहे हैं, तो रेड और ब्लैक ही आएंगे और कोई आएगी, है ना। आपको आप सोच रहे हो कि दोनों ब्लैक भी तो आ सकती हैं, हम वो ले ही नहीं रहे, आएंगी कैसे? अब आप मेरे को 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट में पहली बॉल बोलो, 1/1 का मतलब मैं आपसे पूछूंगा पहली बॉल, 1/1 है ना, क्योंकि तो पहली रेड बॉल निकालना चाहते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी ब्लैक निकाल लेते हैं। चलो, रेड की प्रोबेबिलिटी बोलना जरा, इसमें 3 रेड है, 3/8। अब ध्यान रखना इसको मैंने बॉक्स से बाहर रख दिया। अब आप मेरे को ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बोलो। 5/7। 4/7 क्यों विशाल? ब्लैक थोड़ी रखी है बाहर आपने, आपने तो रेड बार रखी है ना, तो ब्लैक तो पूरी है लेकिन टोटल में एक कम जरूर हो, तो 5/7। तो क्या फर्क पड़ा, देखो यहाँ पे 3/8 इंटू 5/8 आया था क्योंकि विद रिप्लेसमेंट था, यहाँ पे 3/8 इंटू 5/7 आया। लेकिन क्या ये जरूरी है, क्या पहली रेड आएगी, ये जरूरी थोड़ी है कोई कि रेड यूनिवर्सल हमेशा पहले आती है जब भी बैक बॉक्स में हाथ डाल के आप बॉल निकालते हो, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या करना है, प्लस आपको एक केस और करना है। क्या केस होगा वो, पहली ब्लैक और दूसरी रेड, तो पहली जब ब्लैक आएगी तो 5/8 होगी। जब आप इसको बॉक्स से बाहर रख लोगे तो फिर आपके पास रेड बचेंगी 3, लेकिन टोटल में कम हो चुकी होगी, तो ये भी ट्वाइस हो सकता था। तो इसलिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये निकालो, इसमें से 3 निकालो, 4 निकालो, बॉक्स में से बॉल निकालो, डैक में से कार्ड निकालो, तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कैसे निकालना है। वो कहता है बस 2 balls आर ड्रॉन, वो कुछ नहीं कहता, 1/1 विद रिप्लेसमेंट, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप कॉम्बिनेशन लगा के दोनों एक साथ निकाल लो। लेकिन जब वो कहता है 1/1 विद रिप्लेसमेंट, तो एक एक करके प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में दिखानी है, पहली बॉल की मल्टीप्लाई दूसरी बॉल की, और तीसरी निकालेंगे तो तीसरी बॉल की। और केस सोचने हैं कि ये एक केस सोचा है हमने भी, ऐसे और हो सकते हैं क्या, तो दूसरा केस भी लिखना है, बाद में चाहे उसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ गया सीधा। और 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट में भी यही करना है, हर बॉल की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग दिखाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि सारी बॉल कंप्लीट करके निकालना है। तो क्या ये क्लियर है क्राइटेरिया तीनों का, जब सर कुछ नहीं लिखा एएनसी होगा? में क्या डिफरेंस है? किसमें बेटा? एएनसी में कोई डिफरेंस नहीं, एएनसी में इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा जब सॉल्व करो। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ आ रहा है और आप विदाउट रिप्लेसमेंट में भी ना ये लिख दोगे अगर, तो ये और ये आंसर मैच कर जाएंगे, बट स्टिल मैं आपको ये बोलूंगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आप ऐसे ही लिखना, क्योंकि इसका आंसर से मैच तो करेगा, लेकिन हायर क्लासेस में जब जाओगे तो प्रॉब्लम फेस ना करनी। इसलिए 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट को भी ऐसे ही करेंगे जैसे विद रिप्लेसमेंट को करेंगे, लेकिन बस उसमें एक एक सैंपल स्पेस नीचे कम करते जाए। ए ओके और सर। सी में बाकी कोई फर्क नहीं है बस। क्या क्लियर? हाँ जी। उस तरफ या इस तरफ? अभी मैं क्लास में बताया ये, अच्छा मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ, समझ गया मैं, ठीक है। बस एक चीज और मेरे को एक नेक्स्ट टॉपिक बताना है जो इससे बिल्कुल रिलेटेड है। आप डालो हेडिंग, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको भी सुनना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल सुनो। एक मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे दो मशीन लगी हुई, आइटम दोनों मशीन एक ही बनाती है, एक छोटी मशीन है, एक मान लेते हैं बड़ी मशीन। इस मशीन पे मैन्युफैक्चरर अपने 70% आइटम मैन्युफैक्चर करता है और 30% छोटी मशीन पे मैन्युफैक्चर करता है। हमने कहा ठीक है, राइट। इस मशीन से जब आइटम बन के निकलते हैं तो ये भी दिया हुआ है कि इस मशीन से बनने वाले आइटम में 1% आइटम डिफेक्टिव बनते हैं और इस मशीन से जो आइटम बन के निकल रहे हैं उसमें 2% आइटम डिफेक्टिव बनते हैं। मैन्युफैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी, अगर कोई आइटम ए से मैन्युफैक्चर होकर आया है तो इसके चांस 70/100 है और वो बी से मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसके चांस 30/100 है। अगर कोई आइटम ए से मैन्युफैक्चर होकर डिफेक्टिव बना है उसके चांस 1% है और अगर वो बी से बनके बना है और वो डिफेक्टिव है तो इसके चांस 2%। अच्छा, अब हुआ क्या, दोनों मशीन से आइटम बने और वर्कर ने क्या किया, दोनों मशीन के आइटम्स का एक स्टॉक फाइल बना दिया, मतलब एक ढेर लगा के दोनों के मिक्स करके इसमें डाल दिया। अब जब हम देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो आइटम हम जब निकालेंगे इसमें से तो वो ए से बना है बी से बना है, हमें क्या पता। हमने क्या किया, इस स्टॉक फाइल से एक आइटम चूज कर लिया, एक आइटम उठा लिया। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्या चांस है जो आइटम आपने निकाला है वो डिफेक्टिव है। स्टॉक फाइल का मतलब ढेर लगा देना, एक जगह पे स्टॉक कर देना, मिक्स कर दिया हमने सारे, और एक हमने ढेर लगा के उनका आइटम्स का सबको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, दोनों के मिक्स करके। उसके बाद क्या हुआ, हमने उस स्टॉक फाइल में से शाम को मैनेजर आया है, क्वालिटी मैनेजर आया, प्रोडक्शन मैनेजर आया, उसने इसमें से एक आइटम निकाल लिया। उसने कहा देखें भी क्या बनाया जरा आज। जब उसने आइटम निकाला तो आइटम निकला डिफेक्टिव। तो क्या चांस है क्वालिटी मैनेजर के पास जो आइटम हाथ लगेगा वो डिफेक्टिव होगा। अब हमारे दिमाग में दो बातें आनी शुरू हो गई। पहले हम ये सोचेंगे शायद आइटम ए ने बनाया, ये सोचेंगे ना हम, ए ने बनाया है, बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 70%। मैंने लिखा 70/100, लेकिन मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो वो बना है। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताएंगे इसी मशीन की कितनी है, 1%। तो पहले ये बनने की प्रोबेबिलिटी आई, फिर मल्टीप्लाई आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आई। मेरा वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आइटम मशीन ए से बन चुका है और वो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके डिफेक्टिव बन चुका है। एक और केस हो सकता है, बोलो क्या, एक और केस हो सकता है, मैंने मशीन ए से लिया है। 1% ऑफ 70 नहीं होता वो? नहीं, अगर मैं देखो ऐसे मानो कि सपोज करो यहाँ से 5,000 आइटम बनेंगे, सपोज करो, तो 5,000 का 70%, टोटल मान लो मिला के 5,000 बने टोटल मिला के, तो 5,000 में से 70% तो इसके हो गए, कितने हो गए, 3500 इसके हो गए और 1,500 इस मशीन से बने हैं। इसका मतलब मान लो कि टोटल 5,000 बने हैं, मान लो फिगर में लेके चलते हैं। 3500 का चलो आप 1% निकालो आप, तो 3500 का 1% कितना आया, 35 आया। तो 35 आपके 35 आएगा ना, इसका मतलब 35 जो है आपके इससे डिफेक्टिव बने हैं और 2% इसका निकालो, कितने हो जाएंगे, 30। 30 इसके डिफेक्टिव बने हैं। अगर मैं कहूंगा मशीन ए से डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी बताओ, मशीन ए से बताओ, तो आप कैसे कैसे लोगे, 3500 तो इसने बनाए, तो 3500 इसने बनाए टोटल, जबकि बने 5,000, तो मशीन ए से बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3500 अपॉन 5,000 मल्टीप्लाई, अब आप कहोगे जिससे डिफेक्टिव बने हैं 35, तो 35 डिफेक्टिव बने हैं, जबकि टोटल कितने हैं इसमें, टोटल बने हैं इसमें से 3,500। इसको सॉल्व करना जरा कितना आ रहा है यही आ रहा है ना, 7/1000। इसको सॉल्व करके यस। देखो, ये वही आ रहा है, 7/1000, है ना। तो इसलिए हम कोई भी फिगर मान लें कि 5,000 बने हैं, 10,000 बने हैं और मशीन ए से डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देखो वो यही आ रही है। तो इसलिए हम 1% 70% का नहीं निकालेंगे, 1% जो डिफेक्टिव बन के आएंगे उसको हम इसकी सैंपल स्पेस से निकाल रहे हैं। तो बात हुई पड़ रही है, देखो ओके सर। ऐसा ही बात। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी ले ली हमने 70%, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया उसको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी से, प्लस दूसरा केस बोलो, डिफेक्टिव आइटम है, मशीन का नाम नहीं ले रहा हूं मैं कोई, दूसरा केस क्या हो सकता है सोचो, मशीन बी से भी तो मशीन बन बी। सकता है वो,
तो मशीन बी से बनने की क्या चांस है, अब उससे डिफेक्टिव बनने के क्या चांस है? 7/1000, 6/1000, 13/1000, इसका मतलब 0.013। तो जब वो क्वालिटी मैनेजर आके हमारे आइटम को चेक करेगा और उसके हाथ में डिफेक्टिव आइटम लगेगा, इसके चांस काफी कम है। तो हम वर्कर को ये बोलेंगे या हम अपने मैनेजर ही बोलेगा वर्कर को, आप जैसे काम कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम क्वालिटी मैनेजर के हाथ अगर लग भी गया तो बड़े कम चांस है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। हाँ, लेकिन अगर ये डिफेक्टिव की परसेंटेज बढ़ा दी जाए तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। उस केस में हम कहेंगे भाई मशीन को ठीक करवाओ, क्योंकि आपके डिफेक्टिव आइटम बनने के चांस ज्यादा आ चुके हैं। ये जो मैंने किया, मैं इसको बताऊंगा फॉर्मूले में लिखना कैसे है। ये जो मैंने किया, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, आपको नोट नहीं करना है। अब आपको एक एग्जाम्पल और सुनना है, अभी जब नोट करवाऊंगा तो पूरा बताऊंगा प्रॉपर वे में लिखना कैसे है। सर अगर हम इसको ऐसे करें कि मतलब 1% ऑफ 70 प्लस 2% ऑफ 30 अपॉन 100 1% ऑफ 70%, ऑफ 70, बस मतलब अगर हम उसको वैसे लेने 70 and 30 और अपॉन 100 1% ऑफ 70 प्लस 2% ऑफ 30 अपॉन 100। और ये यस सर, एक ही बात है, बिल्कुल ये ठीक है, सेम ये है। एक ही बात। हाँ बिल्कुल सेम है, ओके सर, ओके ये बिल्कुल सेम है, आपने बोला है। अब फिर ओके से सर। क्वेश्चन सुनना जरा, ठीक है, सिर्फ सुनना है, करना नहीं है आप। एक स्कूटर कंपनी है बजाज कंपनी, मान, बजाज कंपनी के 3 जगह पे प्लांट लगे जहां पे इनके स्कूटर बन रहे हैं, मान लो प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3। ठीक है, प्लांट 1 में 60% स्कूटर्स बनाए जा रहे हैं, बड़ा प्लांट होगा शायद। यहाँ पे 20% प्लांट बनाए, स्कूटर बन रहे हैं प्लांट 2 में, और बचे हुए 20% प्लांट 3 में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें एक इंफॉर्मेशन और मिली है, चलो ये तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अभी हर प्लांट में, तो सबके मिला के 100% स्कूटर बन रहे हैं। प्लांट 1 में बनने वाले स्कूटर्स में 1% स्कूटर डिफेक्टिव बन रहे हैं, कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में, हॉर्न में, कुछ भी इस तरह का। प्लांट 2 से जो स्कूटर बन रहे हैं उसमें 2% डिफेक्टिव स्कूटर बन के निकल के आया, और यहां से प्लांट 3 में भी 2% या 3% कर देते हैं, चलो यहां से भी 3% स्कूटर डिफेक्टिव बन के आ रहे हैं। चलो ठीक है, अब हुआ क्या, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 में तीनों जगह स्कूटर तैयार हो गए, उनको एक ट्रक में लोड कर दिया गया, और ट्रक में लोड करके उनको पहुंचा दिया गया एक शोरूम पर। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक पाइल बन गया, है ना। एक जगह जब सारे स्कूटर इकट्ठे हो गए, तीनों प्लांट से स्कूटर ट्रक में लोड करके आए और एक जगह पे लाके उनको खड़ा कर दिया। एक कस्टमर आया, उसने एक स्कूटर चूज कर लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है स्कूटर डिफेक्टिव निकलेगा? क्या चांस है जब इस शोरूम पे से स्कूटर बिकेगा, जब किसी कस्टमर के पास जाएगा तो वो डिफेक्टिव होगा, इसके क्या चांस है? तो अब आपके पास कितने केस हैं, सोचो। 3 केस है। 3। आप पहले क्या सोचोगे, चलो भाई ये प्लांट 1 से मैन्युफैक्चर हुआ है, तो पहले मैन्युफैक्चर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 60/100। ये तो मैन्युफैक्चर की प्रोबेबिलिटी हो गई, मैन्युफैक्चर हुआ होगा क्योंकि पहले, तो उसके चांस होंगे। मल्टीप्लाई, अब बोलो क्या करूं मल्टीप्लाई, डिफेक्टिव बनाए वहां से, वहां मैन्युफैक्चर होने के बाद वहां से डिफेक्टिव बनाए तो 1% हो गया, प्लस दूसरा केस बोलो, आगे बोल दो सीधा, प्लस इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो ये वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि उस शोरूम से जब कोई कस्टमर स्कूटर खरीदेगा तो उसके पास डिफेक्टिव स्कूटर पहुंचेगा, ये उसके चांस है। 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 60 160 तो ऊपर हो गया, और नीचे आ गया 100 इंटू 100, यानी 0.016। उस कस्टमर के पास इस कंपनी के 3 प्लांट से बना हुआ स्कूटर अगर पहुंच गया और वो डिफेक्टिव निकला तो इसके चांस 0.016। क्या सही में आ रहा है? यस अब एक क्वेश्चन आप मुझे ऐसे ही, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप मुझे उसका आंसर निकाल के बताएं, क्योंकि अगर आप ये चीज समझ गए हो तो इसको बस आपको एक बताना है कि वे क्या लिखने का, फॉर्मेट क्या होगा, बस वो बताना रह जाएगा।
3 बैग है, ये वाला आप करोगे सॉल्व, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखो, बैग ए, बैग बी, बैग सी। इस बैग में 2 रेड और 2 ब्लैक बॉल है, इसमें 3 रेड और 1 ब्लैक बॉल है, इसमें 1 रेड और 3 ब्लैक बॉल। क्वेश्चन ये है, इसमें से एक बैग आपको सिलेक्ट करना है एंड उसमें से एक बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल, सर एक ही रखी हुई है यहाँ पे, पूछ ही रहा था बच्चों से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ball so drawn is red। ये वाला जरा आप करके बताओ। एक बैग आपको इसमें से लेना है, कौन सा लोगे अपना देखो आप, उसमें से एक बॉल निकालनी है, उसमें से वो बॉल रेड आ रही है, इसके क्या चांस है, ये आप ऐसे ही लिख के बताएंगे मेरे को जैसे मैंने आंसर आपको बताया था। ये 0.01। 1/2। फाइनल आंसर वाला लिख लेते हैं, रुको। यस सर, 1/2। ओके, 1/2। शिवांशु बताओ, आ रहा है? तीन बैग है, सभी के अंदर कोई ना कोई रेड बॉल है। आपको पहले कोई एक बैग चूज करने को बोला जाएगा, आपने एक बैग चूज करना है, उसके बाद उसमें हाथ डाल के एक बॉल निकालनी है और वो बॉल रेड कलर की आ रही है, इसके प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और किसी का नहीं आया द्वारिका के अलावा? 1/2। मेरे को कुछ यस नो बता दें। भाई बताएं, हुआ नहीं हुआ, आया नहीं आया, अच्छा कर लो चलो। अगर ये आप समझ रहे हो तो इसका मतलब बस मुझे सिर्फ आपको इसको लिखना सिखाना होगा बस। और मान लो एग्जाम में आप ऐसे भी लिखा है ना, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, तो भी काट नहीं सकता, उसके भी नंबर देने होंगे क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। 1/2 नहीं आ रहा? एक ही बच्चे ने आंसर बताया मेरे को, मैं तो सॉरी कर रहा हूँ, बाकी तो किसी ने बताया नहीं है। चलो देखें एक बार, टाइम नहीं लगा था ना इतना। अच्छा, आप क्या सोचोगे, इसमें से कौन सा बैग उठाना चाहते हो? पहले ये उठाना चाहते हो तो ए को उठाने की प्रोबेबिलिटी तो बताओ पहले। पहले ए, जैसे जैसे 1/3। आपने, भाई 3 बैग हुए ना, 3 बैग में से मान लो आप कह रहे हो मुझे तो ये वाला बैग लेना है, तो इस बैग के आने के चांस क्या बने? 1/3। तो पहले तो बैग ए आया, उसकी प्रोबेबिलिटी दी पड़ेगी आपको 1/3, लेकिन आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ बैग ही बैग आया है। अब मैं आपको बोलूंगा इस बैग में से एक रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप देखोगे इसमें कितनी रेड है, 2 रेड है और कुल इसमें 4 बॉल पड़ी हुई है, तो इसमें से रेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी बनी? 2/4। सॉल्व मत करो भी, ऐसी रखना है इसको, ठीक है। ये पहला केस है, हम लोग निकाल रहे हैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब आपके दिमाग में दूसरा केस आएगा कि वो बैग बी भी तो हो सकता है। अब मुझे बैग बी के होने के चांस बताओ कि ये बैग बी आएगा, इसके क्या चांस है? बॉल की बात नहीं कर रहे, बस इस बैग को चूज करने के चांस। 1/3 आएगा। अच्छा, अब मल्टीप्लाई, अब इसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये तो आ गया, चलो बैग बी तो 3/4। सिमिलरली बैग 3 ले लो, उसके चांस भी 1/3 है भाई, 3 बैग है, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, और इसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/4। ये लो, ये आंसर है। चेक करते हैं, 2 + 3 5 + 1 6 तो ऊपर आ रहा है और नीचे आपका 12 आ रहा है,
तो आंसर हुआ इसका हाफ। यही देखना है बस, यही तो है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। पहले जो काम हुआ, पहले बैग ए चूज हुआ होगा, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी आएगी चूज होने की। हम सिर्फ ये नहीं लेंगे कि इसमें से रेड बॉल की आ गई 2/4, इसमें से आ गई 3/4, इसमें से आ गई 1/4, तीनों को प्लस कर लो तो आंसर मिसमैच होगा पक्का। क्या क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है? अभी एक और बताओगे आप, बस फिर मैं आपको इसको लिखना सिखा दूंगा। सर जैसे यहाँ पे अगर हम ऑल द रेड बॉल्स के नंबर को ऐड करते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स करते हैं तो भी यही आता, तो मतलब वो सेम ही आना आता है हर। नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस है, शायद वो सेम आ रहा है आपको। अगर ओके सारी सर। बॉल्स रेड प्लस करके कह रहे हो ना अपॉन टोटल कर दें तो। हाँ यस सर। हाँ नहीं, वो कोइंसिडेंस है, क्योंकि देखो यहाँ तो बैग की प्रोबेबिलिटी सेम है। हो सकता है वो कहेगा बैग ए आने के चांस 50% है, इसके 30% है, इसके 20% है, तो अलग अलग भी हो सकती है। ओके सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बताओ। हमने एक गर्ल को, हमने क्या किया, आप एक डाई ले लो। गर्ल ने कहा ठीक है दे दो डाई, अब क्या करना है? हमने कहा इसको टॉस करो। तो गर्ल ने डाई टॉस किया। हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए, देखो भाई बच्चे, आपका अगर डाई थ्रो करने पर 1 या 2 आ जाए तो एक काम करना, एक बैग पड़ा हुआ है, बैग ए है, इसमें आपको बॉल बता रहे हैं कितनी है, इसमें 2 रेड और 2 ब्लैक बॉल हैं, एक बॉल इसमें से निकाल दो। फिर हमने कहा, अच्छा उसने डाई लड़की ने पूछा अगर 1 2 नहीं आया तो क्या करूं? हमने कहा रुको बताते हैं आपको, अगर 3 4 या 5 आ जाए तो आपको हम एक बैग बी ले लेंगे, हम आपको एक बैग बी देंगे, उसमें आपकी 1 रेड और आपकी 4, मैं वही ले लेता हूँ चलो, 3 ब्लैक बॉल होंगी, आप उस बैग में से एक बॉल निकाल लेना। फिर गर्ल ने पूछा अगर 6 आ गया तो क्या करना है? हम कहेंगे अगर 6 आ गया तो आपको हम एक बैग सी दे देंगे, और इस बैग सी में एक ब्लैक और 3 रेड बॉल पड़ी होंगी, फिर आप एक बॉल इसमें से निकालना। ये एक्सपेरिमेंट सही में आया? वही बता रहा हूं। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। फाइनली तो बॉल ही हाथ में लगेगी ना, चाहे कुछ भी करा लो इसमें से, फाइनल तो बॉल हाथ में लगेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। अब ये निकाल के देखो, हमने गर्ल को डाई दे दिया, गर्ल ने डाई रोल किया है, इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, देखो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा। अब जो भी नंबर आएगा उसके हिसाब से उसको बैग लेना है, और उस बैग में से फिर एक बॉल निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है? बॉल जो है ब्लैक कलर की है। ये मैं जान के शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कुछ लेगा, क्योंकि बोलूंगा तो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस होते हैं और टाइम वेस्ट होता है बोलने बोलने। 10/24। 10/24, इसका मतलब 5/12 मान लेते हैं, बाकी लोगों का चेक कर लेते यस। हैं। भाई सब लोग आंसर दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज मैं समझाई दूंगा फिर तो। महेश ने क्या आंसर दिया है? महेश का 5/24 आ रहा है और मरी का आपका 10/24 आ रहा है, ठीक है। और वेट कर लेते हैं किसी एक का। 14/24, अच्छा आपका बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। तो तीनों आंसर में एक चीज कॉमन है, बाय 24 सबका सेम है। शिवांशु नहीं हुआ? अच्छा क्या मान के चलोगे, कल के हाथ में एक डाई पड़ा हुआ है, तो सोचो क्या आया होगा उसका, कोई नंबर बोलो। या ये को बता दो कि बैग ए कैसे चूज करना है, मान लो भाई बैग ए, मान लो गर्ल को चूज करना है, तो देखो बैग ए की चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है इस बार, क्योंकि बैग ए तो तब दिया जाएगा उसे जब 1 या 2 आए, है ना, तभी तो उसे बैग ए देंगे जब उसका 1 या 2 आएगा। तो मेरे को पहले बताओ डाई पे 1 या 2 में से किसी के आने के चांस क्या होते हैं? टू 1 या बाई 2 कोई भी सिक्स आएगा। 2/6। अब पता है ये बैग ए के होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। भाई बैग ए तब आएगा ना जब ये होगा, और ये होगा तो इसके चांस 2/6 है, समझो 2/6 हो गया तो समझो बैग ए आपके हाथ में आ गया।
अब बैग हाथ में आ गया है तो रेड बॉल निकाल लो जरा उसमें से, बताना कितना, 2/4 ये आया। मैंने इस बार बैग की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो चेंज करके दी है आपको, बस पिछले क्वेश्चन में तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 थी। अभी चलो अब बताओ बैग बी के आने के चांस क्या होंगे, 3/6, 3/6। यानी कि सबसे ज्यादा चांस इसी बैग के आने के हैं। अब इसमें से रेड बॉल निकाल लेते हैं, देखो 1/4 हो गई। इसी तरह से प्लस, अब बैग सी आएगा तो बैग सी कब आएगा, जब ये आप 6 लाओगे भाई, और 6 आने के चांस डाई पे 1/6 है। इसमें से आपकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई नहीं सॉरी ब्लैक बॉल की चाहिए ना, यहाँ मैंने गलती दी ना शायद, ये 3/4 होगी, सॉरी ये 3/4 यहाँ सही है, और यहाँ कितनी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4। ये आपका आंसर है। सॉल्व करें तो सबका एलसीएम हो गया 24, 4 + 9 + 1, भाई आंसर आ रहा है तुषार का ठीक। मैं आपने बाद में शायद ठीक कर दिया है, 14/24। सो मैंने भी रेड बॉल की निकाल दी थी। अच्छा आपने रेड बॉल की निकाल ली थी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो हम कर रहे हैं बात सही में आ रही है। ये अगर आपको सही में आ गया तो मेरे 2 टॉपिक समझो वाइंड अप हो चुके हैं, बस आपको लिखना सिखाना है इसमें। बेस थ्योरम भी समझो कवर करवा दी मैंने आपको, और मैं बेस थ्योरम ऐसे ही करवाऊंगा आपको जैसे मैं बता, रिटफिकेशन वाला काम नहीं करें। सही में आया क्वेश्चन, चलो जी परसों करेंगे हम बेस थ्योरम, और ये लॉग टू डू कैसे लिखते ही बताऊंगा आपको। मेरे ख्याल से परसों नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। फिर रिवीजन क्लास को ना मैं दोनों बैच को मर्ज करके 2 घंटे या 1.5 घंटे क्लास कर दूंगा, तभी रिवीजन कंप्लीट हो पाएगा। ओके जी।